मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मान लो कि हमारे पास आर ओम का एक रेसिस्टर है और ये V वोल्ट की एक बैटरी से इस तरीके से जोड़ रखा है। ये बीच में ये कनेक्टिंग वायर्स हैं और ये रेसिस्टर जो है A और B पॉइंट के बीच इस तरह से कनेक्टेड है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है V वोल्ट का है। तो जैसा कि तुम पढ़ चुके हो कि जब किसी बैटरी से किसी रेसिस्टर को कनेक्ट किया जाता है तो इसके अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर एक अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल एक्सीलरेट होते हैं, एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल विद इन द कंडक्टर ये एक्सीलरेट होते हैं। जब ये एक्सेलरेट होते हैं अच्छी खासी स्पीड गेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं इस फील्ड के कारण लगने वाले फोर्स की वजह से। लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल तो रास्ता इनका कांटों भरा है, रास्ता अग्निपथ है। इनके रास्ते में बहुत सारे एटम्स और आयंस मौजूद हैं जिसकी वजह से उनका फ्रिक्वेंटली कॉलिजन होता है उन एटम्स और आयंस से। और जब वो स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड होते हैं उन एटम साइंस के साथ, तो अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी को, और वो एनर्जी ले करके जो रास्ते में मौजूद एटम्स और आयंस हैं अपने लैटिस पॉइंट पर रहते हुए ही वो अधिक लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ ऑक्सीलेट करने लगते हैं। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह तो परमानेंटली शिफ्ट हो नहीं सकते हैं, लेकिन जो एनर्जी उन्होंने इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन के दरमियान, कॉलिजन के समय गेन करी, उसके कारण इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो स्लो डाउन हो गई, इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो स्लो डाउन हो गई, लेकिन उस एनर्जी को गेन करके जो एटम साइंस है वो लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ अपने फिक्स लैटिस पॉइंट के इर्द गिर्द, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन के इर्द गिर्द ऑक्सीलेट करने लगते हैं लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ। और इसके बाद वो जो है हीट की सेंसेशन देता है। दरअसल कोई भी बॉडी हॉट अगर अपीयर हो रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसके एटम्स और आयंस जो है लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ ऑक्सीलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपनी स्पीड को खोते हैं और उनकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है और वो एक एवरेज स्पीड जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल शिफ्ट कर रहे होते हैं, ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, जिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आपको कुलदीप सर पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब हम ये जान, तो यहाँ पर एनर्जी कैसे कैसे कन्वर्ट हो गई। देखो सेल ने क्या किया, सेल के अंदर की जो केमिकल एनर्जी है उस केमिकल एनर्जी के कारण ये चार्ज जो है सेपरेट हुए, एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल्स के क्रॉस सेटअप हुआ और अल्टीमेटली अक्रॉस द रेसिस्टर सेटअप हो गया। तो ये जो बैटरी के अंदर की केमिकल एनर्जी है उसने इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करने के लिए बाध्य कर दिया। ठीक है, एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन को पंप करने का काम करता है। तो क्या हुआ कि ये बैटरी के सेल के अंदर की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण करंट का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर। ठीक है, और इस करंट फ्लो की कहानी तुम जानते हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जब सर्किट में फ्लो होंगे तो हम मानेंगे कि करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है, या यूं कहो कि एक पॉजिटिव चार्ज का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल एक्सटर्नल सर्किट में होता है। तो हुआ ये कि यहाँ पर ये बैटरी सेल के अंदर की केमिकल एनर्जी अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स की वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। वो इलेक्ट्रॉन्स का जब कॉलिजन हो रहा है रास्ते में मौजूद एटम साइंस के साथ तो वो जो है अल्टीमेटली जो है हीट एनर्जी में अक्रॉस द रेसिस्टर जो है मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म के तहत जो है अक्रॉस द रेसिस्टर हीट प्रोड्यूस होती है और ये रेसिस्टर जो है गर्म होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। अब ये सवाल उठता है कि अगर आई एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है और मान लो कि वो टी सेकेंड तक फ्लो होता रहा, ठीक है, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट अक्रॉस द रेसिस्टर प्रोड्यूस होगी, इसके लिए एक्सप्रेशन हम ऑब्टेन करने जा रहे हैं। तो मान लो कि ए तो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ रहा है, देख ही रहे हो आप, बी अल्टीमेटली नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ रहा है। तो चूंकि करंट का फ्लो ये ए टू बी हो रहा है अक्रॉस द रेसिस्टर
और जिसके क्रॉस बी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ए हायर पोटेंशियल पे है, बी लोअर पोटेंशियल पे है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देना एक्चुअल में फ्लो तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है, बट करंट फ्लो के लिए हम क्या मानेंगे कि इसका उल्टा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक सर्टेन अमाउंट का इस हायर पोटेंशियल पॉइंट ए से लोअर पोटेंशियल पॉइंट बी की ओर अक्रॉस दिस रेसिस्टर थ्रू दिस रेसिस्टर हो रहा है। ठीक है, तो मान लो कि आई एम्पियर का करंट जो फ्लो हुआ वो टी सेकेंड के लिए फ्लो हुआ इस रेसिस्टर से होकर के फ्रॉम ए टू बी, जिसकी वजह से प्लस क्यू कूलम का चार्ज ए टू बी फ्लो हुआ। ठीक है, तो इस चार्ज की, ये चार्ज तो अपने आप फ्लो हुआ, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो हुआ। ये तुम जानते हो कि अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज जो है दो पॉइंट्स के बीच अपने आप हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है। क्योंकि जो हायर टू लोअर पोटेंशियल की ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सेटअप होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स अप्लाई एक्सर्ट करता है उस पॉजिटिव चार्ज पर। तो ए टू बी ये जो चार्ज का फ्लो हुआ है, मान लो कि प्लस क्यू चार्ज फ्लो होता है टी सेकेंड में, तो प्लस क्यू चार्ज को फ्लो कराने के लिए कौन वर्क करेगा? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है बिटवीन ए टू बी, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हायर टू लोअर पोटेंशियल अपने आप मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी इस प्लस क्यू कूलम के चार्ज को ए टू बी मूव कराने के लिए और एनर्जी देगी। और यही एनर्जी अल्टीमेटली क्या हो रही है क्रॉस द रेसिस्टर हीट के फॉर्म में। यदि हम मानकर चलें कि सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई, तो ये सारी एनर्जी जो है क्रॉस द रेसिस्टर हीट के फॉर्म में मिल रही है। या यूं कहो कि इलेक्ट्रॉन की ये सारी एनर्जी जो है रास्ते में मौजूद एटम साइंस लेकर के और लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ ऑक्सीलेट करते हुए और ये जो मटेरियल है, रेसिस्टर है, उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और वहां पर हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो मान लो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ये प्लस क्यू कूलम के चार्ज पर W जूल का वर्क किया गया। ठीक है, तो इस वर्क की वैल्यू तो बाद में निकालेंगे। सबसे पहले आई एम्पियर का करंट टी सेकंड तक फ्लो होता है, तो प्लस क्यू चार्ज की वैल्यू कितनी होगी ये देखते हैं। तो चूंकि जानते हो Q अपॉन टी इज इक्वल टू आई होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू टी, यानी टी सेकंड तक आई एम्पियर का करंट फ्लो होता रहा, तो चार्ज की वैल्यू, चार्ज की मैग्नीट्यूड जो फ्लो होगी अक्रॉस द रेसिस्टर, उसकी वैल्यू Q इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगी। तो मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ पड़ा है ए टू बी, इसके कारण इस प्लस क्यू कूलम के चार्ज पर जो वर्क किया जाएगा उस वर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है। तो ये क्यू की जगह तो हम लिख देंगे आई इंटू टी, तो वर्क डन इज इक्वल टू आई इंटू टी इंटू वी हो जाएगा, या दिस इज इक्वल टू वी आई टी। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा? V इंटू आई इंटू टी। मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, दरअसल ये वर्क डन Q इंटू V जो हुआ था इसे इक्वेशन नंबर 2 लिया था, और फ्रॉम 1 एंड 2 हमने ये वर्क डन को I इंटू टी इंटू V लिखा, जो कि VIT हो गया। अब ये जो एनर्जी है ये अल्टीमेटली हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो मान लो H जूल की हीट प्रोड्यूस होती है, तो हम कह सकते हैं कि H इज इक्वल टू VIT। तो इस तरह से हमें प्रोड्यूस्ड हीट के लिए एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है। मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 4 से इसको डिनोट करते हैं, तो H इज इक्वल टू VIT हो गया। तुम देखो ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, कितने देर तक करंट का फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसे हम दूसरे फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम ओम्स लॉ हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो हम पुट कर देते हैं V की वैल्यू यहाँ से। तो इक्वेशन नंबर 4 में V इज इक्वल टू आई आर पुट करने पर ये हो जाएगा आपका H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई आर इंटू आई टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब V इज इक्वल टू आई आर, तो आई को हम लिख सकते हैं V अपॉन आर। तो हम चाहें तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू V को भी रहने दो, आई की जगह लिख दो V अपॉन आर, तो ये बन जाएगा आपका V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी तो है ही। तो ये 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग, VIT, आई स्क्वायर आर टी
या वी स्क्वायर अपॉन आर टी। तो ये तीनों इक्वेशन जो है आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग के दरमियान यूज़ करेंगे। तीनों में जो भी फॉर्मूला आपको अप्रोप्रिएट सुटेबल लगे वो डिपेंड करेगा कि आपके प्रॉब्लम में डेटा किस रूप में दे रखा है। हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो इसको ज़्यादा अच्छी तरह से लर्न करेंगे, ठीक है। तो ये आ गए ये तीनों इक्वेशंस के रूप में हमारे हीट के लिए एक्सप्रेशंस कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एक गिवन टाइम इंटरवल में टी सेकेंड में प्रोड्यूस होगी अक्रॉस द रेसिस्टर, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक पावर समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पर समझ लो, किसी अप्लायंस की जो इलेक्ट्रिक पावर है वो द रेट एट विच एन अप्लायंस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, उसको कहते हैं, ठीक है। कि कोई भी अप्लायंस, देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, जैसे इसके पहले हीटिंग इफेक्ट में हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन भी ऑब्टेन किया कि टी सेकेंड में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, डिफरेंट फॉर्म्स सब हमने लर्न किया। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल फॉर्म की वो हमेशा हीट के फॉर्म में ही कन्वर्ट हो रही हो। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, वॉशिंग मशीन में आपकी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, क्योंकि उसमें मोटर लगा हुआ है, वहाँ का प्रिंसिपल बिल्कुल डिफरेंट है। जो हमारे इलेक्ट्रिक फैंस हैं, कूलर के जो फैंस हैं, इन सब में क्या है, सीडी प्लेयर का जो बेस है, जिस पर हम वो सीडी रखते हैं जो उसको घुमाता है, ये सब क्या है, यहाँ मोटर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अब स्पीकर में हम क्या होता है, जब लाउड स्पीकर हम बजा रहे होते तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अक्रॉस द रेसिस्टर जो ये हीट के रूप में कन्वर्ट हो रही होती है। ये और भी किसी बल्ब से होकर के जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो वो लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एक इलेक्ट्रिकल गैजेट जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बहुत सारे रूपों में कन्वर्ट कर सकता है, बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हमारा अप्लायंस डिवाइस कैसा है और किस तरह से एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे रूप में कन्वर्ट कर पा रहा है। तो इलेक्ट्रिक पावर जो है किसी अप्लायंस की वो ये बताती है कि जो अप्लायंस है वो पर सेकेंड कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी दूसरे रूप में बदल रहा है। यूनिट टाइम में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो जैसा कि तुम 9 से पढ़ते आ रहे हो कि पावर इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पावर तो नहीं, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ पर रेट ऑफ डूइंग वर्क की जगह क्या हो गया, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू अनदर फॉर्म। तो फॉर्मूला तो वही यूज होगा, पी पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, वर्क की जगह यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो मान लो कि दैट इज डब्ल्यू। टी सेकेंड में अगर डब्ल्यू जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रही है तो उस अप्लायंस की पावर कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू बाई टी हो जाएगी, ठीक है। और ये जो डब्ल्यू है अभी हमने हीटिंग इफेक्ट में देखा कि हीट के फॉर्म में अगर ये एनर्जी कन्वर्ट होती है तो उसकी वैल्यू वी इंटू आई इंटू टी होती है, ठीक है। तो फॉर्मूला वही लगेगा यहाँ भी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी भी दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रही हो। हीटिंग इफेक्ट में जो फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया है द सेम फॉर्मूला विल बी यूज। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी करेंगे और W ये जो वर्क डन है, यहाँ पर वर्क डन का मतलब मैं समझा चुका, मैं रिपीट कर दूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किसी दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट होने की अमाउंट जो है, अगर मान लो कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी डब्ल्यू जूल की है और ऐसा टी सेकेंड में हो रहा है तो यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी का कन्वर्जन होगा फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू अनदर फॉर्म, तो दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ दैट अप्लायंस। पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, और डब्ल्यू के लिए फॉर्मूला वही हीटिंग इफेक्ट वाला वी आई टी पुट करो अपॉन टी करें, टी कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है, यानी वोल्टेज इंटू करेंट। अब वी की वैल्यू ओम्स लॉ से तो तुम देखो इसमें टी गायब हो गया, तो इस फॉर्मूला को हम चाहें तो एक दूसरा रूप ले, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी कर दें तो उसमें भी टी कैंसिल हो जाएगा, ये आई स्क्वायर लिखा जा सकता है। वी स्क्वायर अपॉन आर टी वाला एक फॉर्म आया था, उसमें अगर टी से डिवाइड कर दें तो वी स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। तो इस तरह से पावर के लिए ये 3 फॉर्मूलाज हमारे पास हो गए हैं। पी पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई और आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर। तुम देखो इसके पहले जो अमाउंट ऑफ हीट के लिए जो फॉर्मूला निकाले थे उसमें जो टी वाला एक्सप्रेशन था इसमें टी नहीं है सिर्फ,
क्यों? क्योंकि पर यूनिट टाइम हम निकाल रहे हैं कि कितनी एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। अब एसआई यूनिट ऑफ पावर तुम जानते हो, ये वाट होता है, ये 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। 1 वाट का मतलब 1 जूल पर सेकेंड, ये तो आपको मालूम है, ठीक है। अच्छा, चूंकि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो ये चूंकि वोल्टेज इंटू करंट होती है, तो वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, ठीक है, और करंट की यूनिट एम्पियर। तो हम लिख सकते हैं कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, या यूँ कहो कि 1 वोल्ट एम्पियर, 1 वोल्ट एम्पियर, 1 वोल्ट एम्पियर। जिसका अर्थ क्या हुआ कि अगर किसी रेसिस्टर के क्रॉस मान लो कि कोई डिवाइस जो है 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करने पर उसकी वजह से उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, तो हम समझेंगे कि वो डिवाइस की पावर जो है 1 वाट की है। इसका अर्थ ये हुआ। अब 1 वाट को डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफिनेशन का है, द पावर ऑफ एन अप्लायंस इज 1 वाट इफ इट कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। अगर कोई अप्लायंस जो है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में पर सेकेंड 1 जूल की एनर्जी ले रहा होता है और 1 जूल की एनर्जी को दूसरे रूप में कन्वर्ट कर रहा होता है, तो हम क्या समझेंगे कि उस अप्लायंस की जो पावर है 1 वाट की है, ठीक है। अगर मान लो कि 1 सेकंड में 1000 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, मतलब 1000 वाट की है वो। अगर 500 वाट की है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पर सेकंड जो है वो 500 जूल की एनर्जी कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म की। अदर यूनिट्स जो हैं पावर के वो हैं किलोवाट, जैसा कि तुम समझ लो 1000 वाट को किलोवाट कहेंगे। मेगावाट, ये जो लार्जर यूनिट है ये हो गया 10 टू पावर 6 वाट को मेगावाट कहेंगे। ये जो इंजन्स वगैरह की पावर होती है उसको हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। इंजन्स मोटर की पावर जो है हॉर्स पावर में मेजर किया जाता है उनकी पावर को। तो 1 HP हॉर्स पावर जो है ये 746 वाट का होता है, ठीक है। ये सब चीज़ तो तुम लोग 9th में पढ़े होगे। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं। हमारे घरों में जो है जो भी इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है वो हम घर में महीने भर में कितनी बिजली की खपत किए, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किए, या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कोई भी गैजेट जो है एक गिवन टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो द टोटल वर्क डन और द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स of EMF in maintaining an electric current in a circuit for a given time is called electric energy। एक given time interval तक एक certain amount का करंट अगर किसी सर्किट में फ्लो होता रहा तो ऐसा करने के लिए जो एनर्जी उसको सोर्स के द्वारा, सोर्स ऑफ EMF के द्वारा, जो भी बैटरी या जो भी सोर्स है, AC सोर्स जो भी व्हाटसोएवर EMF सोर्स है उसके द्वारा जो सप्लाइड अमाउंट ऑफ एनर्जी है वही जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसा कि जानते हो कि इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम हो जाएगा। पावर जिसके बारे में अभी जस्ट हमने लर्न किया है, तो ये पावर के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? V इंटू आई हम ले चुके हैं, लर्न कर चुके हैं, इंटू टी कर देंगे, VIT जूल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो होगा वो VIT जूल होगा, या I² RT जूल होगा, और या फिर V²/RT जूल होगा, ठीक है। जहाँ 1 जूल का मतलब क्या हुआ? 1 वाट सेकेंड, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू, चूंकि 1 वाट होता है 1 जूल पर सेकेंड, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट सेकेंड। मतलब ये हुआ कि अगर कोई 1 वाट का कोई डिवाइस है 1 सेकेंड तक यूज़ होता रहा तो वो कितनी जूल की एनर्जी कंज्यूम करेगा? 1 जूल की, ठीक है। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। ये जो घरों में जो बिजली हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रिक मीटर के द्वारा जो रीडिंग आती है, ठीक है, उसी को कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहते हैं, या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है। BOT से डिनोट किया जाता है। ये किलोवाट आवर होता है। किलोवाट आवर का मतलब हुआ कि अगर हम 1 किलोवाट पावर का कोई अप्लायंस 1 घंटे तक लगातार इस्तेमाल करते रहें तो जितनी एनर्जी बिजली की खपत होगी, ठीक है, उसी को हम 1 किलोवाट आवर एनर्जी कहेंगे, या 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। तो घरों का मीटर जो होता है, बिजली का मीटर जो है वो उसके 1 यूनिट का मतलब हुआ कि हमने 1 किलोवाट का कोई डिवाइस 1 घंटे तक लगातार रन किया है, यानी कि 1000 वाट का डिवाइस 1 घंटे तक लगातार रन किया है। ज़रा इसको ठीक से समझ लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि 1000 वाट का डिवाइस हो हमारे पास। अगर 100 वाट का डिवाइस
हम 10 घंटे तक यूज़ कर लेते हैं तो भी वो क्या कहलाएगा, तो भी वो 1 किलोवाट आवर ही कहलाएगा। अगर मान लो कि 20 वाट का कोई एलईडी बल्ब है, ठीक है, उसको हम 50 घंटे तक यूज़ करें, 50 घंटे में, तो 50 गुना 20 कितना हो गया, देखो 1000 हो गया ना, 1000 वाट, तो भी कहा जाएगा कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी का कंजम्पशन हो गया। तो इसको ठीक से समझ लो, या तो 1000 वाट का कोई अप्लायंस 1 घंटे तक लगातार यूज़ करो, या 100 वाट का डिवाइस तुम 10 घंटे यूज़ करो, 20 वाट का एलईडी बल्ब जो है तुम 50 घंटे यूज़ करो, 10 वाट का कोई बल्ब तुम 100 घंटे यूज़ करो। बात एक ही है, मतलब कि वो पावर और वो मल्टीप्लाई होने पर टाइम जो है वो आपका कितना आना चाहिए, 1 किलोवाट आवर हो जाना चाहिए। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 किलोवाट इंटू 1 आवर ये होता है। तो 1 किलोवाट क्या हो गया, 1000 वाट हो गया, इंटू 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये तुम्हारा 36 लाख जूल हो जाएगा, जिसको हम लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल लिखेंगे। तो ये हमारा ये दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझ गए। तो आप अपने से क्या कर सकते हो, घरों में आपके कितना क्या क्या गैजेट चल रहा है इलेक्ट्रिकल, और वो कितनी देर तक चल रहा है, उसके हिसाब से आप प्रतिदिन का बिजली का कंजम्पशन निकाल सकते हो। और अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये 2-3 न्यूमेरिकल लेते हैं। पहला, इन ए पार्ट ऑफ द सर्किट, यहाँ एक सर्किट दिखलाया गया है, इसमें रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इन 4 ओम रेसिस्टर, ये 4 ओम का रेसिस्टर, 4 और 2 ओम वाला एक सीरीज में कनेक्टेड है और 3 ओम वाला के साथ ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो दे रखा है कि रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इन 4 ओम रेसिस्टर इज 100 जूल पर सेकेंड, इसमें जो है 100 जूल पर सेकेंड की हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो कैलकुलेट द हीट डिसिपेटेड इन 3 ओम रेसिस्टर इन 10 सेकेंड। तो इस रेसिस्टर से जो दूसरे ब्रांच में कनेक्टेड है, इसमें 10 सेकेंड में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ये हमें निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे। एक बात तुम देख रहे हो, ये 2 रेसिस्टर्स जो सीरीज में आपस में जुड़ रहे हैं तो दिख ही रहे हैं। अगर मान लो यहाँ एक पॉइंट ए है, यहाँ एक पॉइंट बी है, तो ए और बी के बीच इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इस 3 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस 3 ओम रेसिस्टर के क्रॉस भी होगा। ठीक है, अब मान लो कि इस पूरे सिस्टम को एक बैटरी से जोड़ दिया गया, जिसके कारण, जिसको हम दिखलाया नहीं है, तो मान लो कि आई एम्पियर की करंट उसकी पॉजिटिव टर्मिनल सप्लाई कर रही है, ए टर्मिनल पर आई एम्पियर का करंट आया। मान लो इसमें से I1 करंट इस ब्रांच में चला जा रहा है, I2 करंट दूसरे ब्रांच में चला जा रहा है। तो एक बात तो तय है ना कि इन दोनों का जो सीरीज रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होगा 4, 2, 6 ओम, इस 6 ओम रेसिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस I1 इंटू 6 हो जाएगा, वो I2 इंटू 3 के बराबर होगा। बिकॉज ये दोनों भी ए और बी के बीच जुड़े हैं, ये अकेला ए और बी के बीच है, तो ये क्रॉस द सेम पेयर ऑफ पॉइंट्स जुड़े हुए हैं, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले निकालते हैं, क्रॉस R1 प्लस R2, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसके क्रॉस, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस R3। ये कितना हो जाएगा, तो 4 + 2 इंटू I1, एंड दिस इज इक्वल टू, इसमें I2 करंट जा रहा है तो 3I2। तो I2 यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये यहाँ से I2 इज इक्वल टू 2I1 हो जाएगा। क्यों भाई, ये देखो 4 2 ये 6 हो गया, 6I1 इज इक्वल टू 3I2, तो 3 2 ये हो गया, तो 2I1 इज इक्वल टू I2, तो I2 और I1 का रिलेशन निकल गया। अब हमें निकालना है रेट ऑफ हीट डिसिपेशन 4 ओम रेसिस्टर में, ये दे रखा है हमको। 4 ओम रेसिस्टर में I1 करंट अगर जा रहा है, ठीक है, तो इसमें हीट डिसिपेशन हमें गिवन है, तो हीट डिसिपेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 स्क्वायर R1 हो जाएगी। इसमें ये I1 स्क्वायर इंटू R1 का मतलब 4 ओम हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज इक्वल टू, ये दे रखा है आपको 100 जूल पर सेकेंड। तो यहाँ से I1 हम निकालेंगे, तुम देखो I1 स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू 100, तो I1 स्क्वायर इज इक्वल टू 100/4, दैट इज 25, तो I1 इज इक्वल टू √25, ये जो 5 एम्पियर हो जाएगा। तो I1 इस ब्रांच में जो है 5 एम्पियर का करंट गया, ये हमने निकाल लिया। अब I2 और I1 का रिलेशन हमने इस्टेब्लिश कर लिया, I2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I1, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 5, दैट इज
इक्वल टू 10 एम्पियर। तो हमें ये पता चल गया कि इस 3 ओम के रेसिस्टर से होकर के 10 एम्पियर का करंट जाएगा। तो अब इसके अराउंड जो है, इसके क्रॉस जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा एक गिवन टाइम 10 सेकेंड में, वो हमें निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका नाम हमने R3 दिया है, तो I2 स्क्वायर R3 इंटू टी, याद करो ये फॉर्मूला हम ऑब्टेन कर चुके हैं। तो इसमें प्रोड्यूस्ड हीट इक्वल टू इतनी हो जाएगी। I2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 10 स्क्वायर करो, R3 की वैल्यू पुट करो 3 ओम इंटू टी इक्वल टू 10 करिए, ये आपका 3000 जूल आ गया। तो इस तरह से हमने इसके क्रॉस, इस रेसिस्टर के क्रॉस हमने प्रोड्यूस्ड हीट निकाल लिया 10 सेकेंड में। एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग ऑन ए 50 वोल्ट डीसी सप्लाई ड्रॉज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक मोटर जो है 12 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है जब 50 वोल्ट की डीसी सप्लाई दी जा रही है। इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ ए मोटर इज 30%, ठीक है, एस्टिमेट द रेसिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द मोटर। हाँ, तो तुम जानते हो कि मोटर में बहुत सारे कॉपर के कॉइल लपेटे रहते हैं, ठीक है, वाइंडिंग ऑफ मोटर जो है तो उसकी खुद की अपनी रेसिस्टेंस होती है। तो ये मोटर जो है इसकी एफिशिएंसी 30% है। जिसका अर्थ यह हुआ कि जो टोटल एनर्जी ये ले रहा है उसका 70% जो है इट गोज़ वेस्ट, मतलब कि हीट के फॉर्म में वेस्ट जा रहा है। सिर्फ 30% एनर्जी से ये जो भी है वाटर को पंप कर रहा है या जिस पर्पज से भी इसको यूज़ किया जा रहा है, सिर्फ 30% इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये काम आ रही है और 70% एनर्जी हीट के फॉर्म में। हीट क्यों, तो वो जो कॉइल के जो रेसिस्टेंस है उसमें हीट के फॉर्म में, वाइंडिंग के रेसिस्टेंस के क्रॉस जो है वो हीट के फॉर्म में वेस्टेज जाएगी। तो 70% एनर्जी वेस्ट जा रही है, इतना तय हो गया। तो हमसे पूछा है कि रेसिस्टेंस हमें निकालनी है उस वाइंडिंग की। तो चूंकि एफिशिएंसी 30% है तो पावर वेस्टेड कितना हो गया, 70%। और पावर होता है कितना है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। ये भी फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया है। भी हमें दे रखा है 50 वोल्ट, आई हमें दे रखा है 12 एम्पियर करंट, ठीक है, और इसका 70% सिर्फ क्या हो रहा है, ये वेस्ट जा रहा है 70%। तो ये 70% ऑफ दिस कितना होगा, V इंटू आई, 70/100 इंटू V, 50 इंटू 12 हो गया, ये आपका 420 वाट आ जाएगा। मतलब 420 वाट जो है ये पावर जो है वेस्ट जा रहा है और ये हीट के फॉर्म में वेस्ट जा रहा है। तो ये जो, लेकिन हीट के लिए अगर मान लो कि उसमें जो वाइंडिंग है कॉपर कॉइल की, उसकी रेसिस्टेंस जो है R ओम की है टोटल, तो पर सेकेंड जो हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो रहा है, हमें क्या निकालना है, रेसिस्टेंस निकालनी है। तो उसके क्रॉस जो हीट के फॉर्म में पर सेकंड जो लॉस हो रहा है, P इक्वल टू आई स्क्वायर और फॉर्मूला होता है। अभी हमने निकाला कि 70% वेस्ट का मतलब 420 वाट पावर का वेस्टेज हो रहा है। ध्यान देना, एक सेकेंड में 420 जूल एनर्जी जो है वेस्ट जा रही है हीट के फॉर्म में। और फॉर्मूला पर सेकेंड पावर के लिए ये जो होता है आई स्क्वायर आर होता है। तो आई स्क्वायर आर मस्ट बी इक्वल टू 420, ठीक है, और आर इक्वल टू 420 अपॉन आई स्क्वायर। तो 420 अपॉन आई तो दे रखा है हमें 12 एम्पियर का, तो 12 का स्क्वायर करोगे 144 आ जाएगा, डिवाइड करो, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.9 ओम का आएगा। तो पूरे कॉइल की रेसिस्टेंस 2.9 ओम जो हमें पूछा था निकाल लिया हमने, ठीक है। एक और लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, कि इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, 100 मेगावाट उसकी क्षमता है, ठीक है, मेगा का मतलब समझ रहे हो, वो दैट ट्रांसमिट्स पावर टू ए डिस्टेंट लोड। वो काफ़ी दूर, मान लो कि झारली से हम तक आ रही है सप्लाई, और उस झारली पावर स्टेशन की जो है क्षमता जो है 100 मेगावाट की है, डिस्टेंट लोड जा रही है ये केबल से होकर के, और ये हमारे घर तक पहुँच थ्रू लॉन्ग एंड थिन केबल्स, लंबे और थिन केबल्स की मदद से। विच ऑफ द टू मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन वुड रिजल्ट इन लेसर पावर वेस्टेज। अब कौन सा, दो अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसमिशन दे रखा है, एट 20,000 वोल्ट एंड एट 200 वोल्ट। यानी कि पावर सप्लाई करने से पहले वोल्टेज को अगर हम पावर जनरेटिंग स्टेशन पर 20,000 वोल्ट बढ़ा करके सप्लाई करें तब पावर वेस्टेज ज़्यादा होगा, लाइन लॉस जिसको हम कहेंगे। रास्ते में जो तारों से होकर के बिजली आएगी, दरअसल उस तार में करंट जब फ्लो होगा तो हीट के फॉर्म में एनर्जी का वेस्टेज जाएगा। तो पूछा है कि 20,000 वोल्ट पर वोल्टेज बढ़ा करके सप्लाई करी जाए तब ज़्यादा एनर्जी वेस्टेज होगा, या 200 वोल्ट पर सप्लाई दें तब ज़्यादा वेस्टेज होगा रास्ते में लाइन लॉस के रूप में, ये हमसे पूछा है। और जबकि जो पावर जनरेटिंग स्टेशन है उसकी कैपेसिटी जो है 100 मेगावाट की है, मतलब पावर फिक्स है। तो पावर 100 मेगावाट का मतलब हो गया 100 इंटू 10 टू पावर 6 वाट, ये पावर हो गया, ठीक है। अब मान लो कि पावर जनरेटिंग स्टेशन पर इस पावर को, इस एनर्जी को पर सेकंड जो प्रोड्यूस हुई है, इतनी एनर्जी पर सेकंड, इसको ट्रांसमिट करने से पहले वहाँ दरअसल होता क्या है कि पावर जनरेटिंग स्टेशन के बाद जब पावर ट्रांसमिशन का काम शुरू होता है तो वहाँ पर एक
स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है, बहुत ही पावरफुल। वो क्या करता है कि वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। तो दे रखा है कि अगर मान लो कि 20,000 वोल्ट करके तब पावर सप्लाई किया जाए, ठीक है, तब जो लाइन लॉस है वो कितना होगा। तो देखते हैं। तो जब मान लो कि उस स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से जब इस पावर की ट्रांसमिशन शुरू करी जा रही है तो वोल्टेज को 20,000 वोल्ट बढ़ा दिया गया। तो देखो पावर तो फिक्स है, तो P का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। एक फिक्स पावर प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वैल्यू V इंटू आई है। तो V ज़्यादा करोगे तो तारों में बहने वाला करंट, मेरा मतलब जो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जो भी लंबी वायर है जिससे होकर, जिन केबल से होकर के जो इलेक्ट्रिसिटी जो है घर तक आनी है, तो V अगर बढ़ा दोगे तो I कम हो जाएगा, और I कम होगा तो I² R के फॉर्म में जो हीट लॉस होगा वो भी वेस्टेज कम हो जाएगा। तो देखते हैं कि 20,000 वोल्ट अगर कर देते हैं वोल्टेज को तो एग्जैक्ट जो है लाइन लॉस कितना होता है। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P इक्वल टू V इंटू आई। P फिक्स है 100 इंटू 10⁶, और वोल्टेज हमने कर दिया 20,000 वोल्ट पावर जनरेटिंग स्टेशन से बिफोर ट्रांसमिशन स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से। तो तारों में केबल्स में जो बहने वाला करंट होगा I1 की वैल्यू P/V1 हो जाएगी। P 100 इंटू 10⁶ गिवन है, डिवाइड कर दीजिए 20,000 से, ये आपका 5,000 एम्पियर करंट हो जाएगा। मतलब कि तारों में केबल से होकर के आने वाला करंट जो है 5,000 एम्पियर का करंट होगा। नतीजा कि जो हीट लॉस होगी रास्ते में, मान लो कि जो केबल्स हैं वो केबल का रेसिस्टेंस जो है R ओम का है, R की वैल्यू गिवन नहीं है हमें, मान लो R ओम का है, तो पावर लॉस कितना होगा पर सेकेंड जो हीट के फॉर्म में वेस्टेज जाएगी तारों पर। हमें कोई रोटी सेकनी है थोड़ी, उस पर चपाती थोड़ी सेकनी है, वो तो पावर टोटली वेस्टेज जाएगा। तो वो पावर लॉस कितना होगा अगर 20,000 वोल्ट पर सप्लाई करी जाए तो I² R होगा। ये पर सेकेंड इतनी एनर्जी वेस्टेज जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट केबल से होकर के। और इसकी वैल्यू R हमें नहीं दे रखा है, मान लिया कि हमने R ओम का I1 की वैल्यू हम निकाल चुके 5,000 एम्पियर, तो इसका स्क्वायर इंटू R करोगे ये 25 इंटू 10⁶ इंटू R आएगा। इतनी वाट यानी कि इतनी जूल पर सेकेंड एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में वेस्टेज जाएगी, 25 इंटू 10⁶ इंटू R जूल पर सेकेंड। अब देखते हैं कि यदि पावर ट्रांसमिशन जो है लो वोल्टेज पर किया जाए 200 वोल्ट पर ही, तो क्या दिक्कत होगी, तो क्या होगा, तब कितनी लॉस ऑफ पावर होगी, तब कितनी लाइन लॉस होती है। तो करंट कितना हो जाएगा, I2 की वैल्यू अगर वोल्टेज 200 वोल्ट पर ही सप्लाई कर दी जाए केबल से होकर के, तो करंट की वैल्यू तारों में जो है केबल्स में लाइन वो कितना हो जाएगा, I2 की वैल्यू, पावर तो वही है 100 इंटू 10⁶ अपॉन 200 करोगे तो ये 5 इंटू 10⁵ एम्पियर हो जाएगा। ध्यान देना करंट की वैल्यू कितनी ज़्यादा हो गई, 5,000 एम्पियर की जगह बढ़ के 1,000, 10,000, लाख, 50 लाख, 5 लाख एम्पियर हो गई। देख लो 5 लाख एम्पियर करंट हो गई। तो रेट ऑफ हीट डिसिपेशन जो होगा 200 वोल्ट पे वो I2² R हो जाएगा, जो कि 5 इंटू 10⁵ का स्क्वायर R होगा, जो कि 25 इंटू 10⁻10 इंटू R वाट हो जाएगा। ध्यान देना 10⁻10 एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बहुत लार्ज क्वांटिटी है। ह्यूज लॉस ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस, इतनी जूल पर सेकेंड एनर्जी। मतलब जब हमने 20,000 वोल्ट पर ट्रांसमिशन किया था तो लाइन लॉस हमारा 25 इंटू 10⁶ इंटू R आया था। और जब 200 वोल्ट पर सप्लाई कर रहे हैं तो तुम देखो यहाँ 10 का ऑर्डर देखो, 10⁶ की जगह 10�10 आ गया, मतलब हजारों गुना ज़्यादा लाइन लॉस हो रहा है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो रही है। तो कौन सा पावर ज़्यादा लॉस हुआ, तो P2 इज मच मोर इन कंपैरिजन टू P2 इज मच मोर इन कंपैरिजन टू P1। तो कहने का मतलब कि कम वोल्टेज पर अगर पावर का ट्रांसमिशन किया जाए पावर जनरेटिंग स्टेशन से तो लाइन लॉस बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी का वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ हीट बहुत ज़्यादा होता है, और हमारे घरों तक बिजली एनर्जी कम पहुँच पाती है। तो वाइज क्या होगा कि हम वेरी हाई वोल्टेज पर पावर का ट्रांसमिशन करें। यही कारण है कि पावर जनरेटिंग स्टेशंस पर बिफोर पावर ट्रांसमिशन वोल्टेज को करीब 1,32,000 वोल्ट तक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से करके ट्रांसमिट किया जाता है, ताकि रास्ते में जो लाइन लॉस है वो कम से कम हो सके और घरों तक ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाइड एनर्जी, भेजी गई एनर्जी जो है पहुंच सके। तो उम्मीद है ये तीनों डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स आपने समझा होगा, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम्स मैं दूंगा अभी, तो उसको आप लोग कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।